नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओपीएस वर्सेस एनपीएस के बारे में, यानी पुरानी पेंशन एवं नई पेंशन के बारे में बात करेंगे। क्या दोनों में अंतर है, कर्मचारियों के लिए कौन पेंशन जो है फ़ायदेमंद है, सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं इस समय चुनाव का माहौल है और इस समय जो सबसे कर्मचारियों के बीच बड़ा मुद्दा है वो यही है ओपीएस वाला, यानी कर्मचारी चाहते हैं ओपीएस लागू हो। आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते जान लें, 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं वो सब एनपीएस के दायरे में आ रहे हैं, यानी नई पेंशन योजना के दायरे में आ रहे हैं। और उससे पहले यानी 1 जनवरी 2004 के पहले कुछ कंडीशंस में 2005 तक के जो कर्मचारी हैं जो नियुक्त हुए हैं वो सब पुरानी पेंशन के अंतर्गत आते हैं। यानी जो कर्मचारी 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो सब एनपीएस के दायरे में आ रहे हैं। यानी जब वो रिटायर होंगे तो एनपीएस के अंतर्गत जो भी पेंशन होगी वही मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है एनपीएस और ओपीएस में। ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कौन सी पेंशन ज़्यादा अच्छी है। डिफरेंस आप लोग कर पाएंगे वीडियो के अंत में और चुन पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर बात की गई है सबसे पहले पुरानी पेंशन के बारे में, पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में, और यहाँ पर बात की गई नई पेंशन स्कीम के बारे में। सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर दिया गया कि ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। जो भी पुरानी पेंशन योजना लागू है जिन कर्मचारियों पर, उनके वेतन से पेंशन के नाम से कोई भी कटौती नहीं होती है। जबकि एनपीएस में क्या है, पेंशन के लिए आपको जो आपकी सैलरी होती है उसमें बेसिक और डीए दोनों को जोड़ करके जो 10% सैलरी आपकी बनेगी वो काटी जाती है एनपीएस के अंतर्गत। और ये पैसा एक तरीके से शेयर मार्केट में जाता है और शेयर मार्केट में जो भी रिटर्न बनेगा आपका रिटायरमेंट के टाइम, उसमें से आपको पेंशन निर्धारित होगी। और कितनी पेंशन निर्धारित होगी वो आपको बताएंगे, कुछ प्रूफ भी आपको, उदाहरण भी देंगे कि जो कर्मचारी इस बीच रिटायर हुए एनपीएस के अंतर्गत उनको कितनी कितनी पेंशन इस समय मिल रही है। अब देखिए, ओपीएस में क्या होता है, जीपीएफ का प्रावधान है, जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। और एनपीएस में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जीपीएफ का मतलब होता है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है। यानी कर्मचारी के खाते से सैलरी से कुछ पैसा कटता है, 10% ही मान लीजिए आप, ये पैसा कटता है और एक अलग फंड होता है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, इसमें जमा होता जाता है और रिटायरमेंट के टाइम ये पूरा पैसा आपको मिल जाएगा ब्याज सहित। जबकि एनपीएस में जीपीएफ का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। आगे लिखा है कि ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, तीसरा पॉइंट, सुरक्षित पेंशन योजना। जबकि एनपीएस जो है वो शेयर बाजार आधारित सुरक्षित योजना, यानी एनपीएस में जो भी पैसा आपका काटा जाता है वो शेयर मार्केट में लगाया जाता है। और शेयर मार्केट आप लोग जानते हैं कम ज़्यादा होता रहता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है और आपका मूलधन भी जाने का खतरा इसमें रहता है। तो जो आपका पैसा कट रहा है वो रिटायरमेंट के टाइम आपको आपका ओरिजिनल पैसा ही मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और वो डिपेंड करेगा कि शेयर बाज़ार क्या रहता है, कम रहता है, ज़्यादा रहता है उस पर, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन जो अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी है। ओल्ड पेंशन योजना में क्या है कि जब आप रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, उसमें अंतिम मूल वेतन कितना है। जैसे सपोज करो आपका अंतिम मूल वेतन अगर 80,000 रुपये है, ठीक है, तो आपको जो पुरानी पेंशन के अंतर्गत पेंशन मिलेगी वो मूल वेतन का 50% यानी 40,000 रुपये पुरानी पेंशन आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन एनपीएस में क्या है, रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है कि 10,000 मिलेगी कि 20,000 मिलेगी कि 800 मिलेगी कि 700 मिलेगी, ठीक है। कोई भी गारंटी नहीं है और हो सकता है आपका पूरा पैसा ही डूब जाए एनपीएस में। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यही है कि पुरानी पेंशन के अंतर्गत हमें सैलरी का आधा मिलता है, पेंशन के रूप में आजीवन मिलेगा। और नई पेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जमा हुआ पैसा, आपका कटा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब देखिए पाँचवा पॉइंट, ओपीएस में 6 माह के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है। जबकि एनपीएस में
जो महंगाई भत्ता होता है डीए कुछ भी लागू नहीं होगा। यानी एक तरीके से कहें कि जो अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत हैं तो आपकी पेंशन जो है बढ़ती जाती है, क्योंकि डीए बढ़ता जाता है और भी कई लाभ होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये आपकी नई पेंशन स्कीम में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। अगला पॉइंट है कि ओपीएस के अंतर्गत पेंशन पर हर 10 वर्ष के पश्चात वेतन आयोग का भी लाभ प्राप्त होता है, लेकिन एनपीएस में वेतन आयोग का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। वेतन आयोग 10 वर्ष में आता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है, पेंशन होती है, वो बढ़ जाती है। तो वेतन आयोग का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। 7वां पॉइंट है कि ओपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 लाख तक ग्रेच्युटी मिलती है। एनपीएस में क्या है, ग्रेच्युटी का अस्थायी तौर पर प्रावधान किया गया है, ठीक है, ये स्थायी प्रावधान नहीं है। अगला पॉइंट है कि ओपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का अभी अस्थायी प्रावधान है और एनपीएस में जमा राशि भी जब्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा यहाँ पर एनपीएस का नुकसान कह सकते हैं आप। 9वां पॉइंट है कि ओपीएस में सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जबकि एनपीएस में शेयर बाजार के आधार पर भुगतान किया जाता है। शेयर बाजार अगर चढ़ा है तो आपको पैसा तो पेंशन ज़्यादा मिलेगी और कम है तो कम मिलेगी, ये चीज़ें हैं। 10वां देखिए, ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपका जीपीएफ वाला पैसा जो जमा होता है वो टैक्स फ्री होता है ओल्ड पेंशन स्कीम में। लेकिन यहाँ पर पेंशन सिस्टम में नेशनल एनपीएस में जो पैसा आपका जमा होगा तो यहाँ पर जो पैसा आप निकालेंगे, जो पैसा रिटायरमेंट का हम विड्रॉल करेंगे, उसमें आपको जो है आज के हिसाब से देखें तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 30% टैक्स बहुत होता है, क्योंकि जैसे सपोज कर एग्जांपल के लिए आप समझो, मान लीजिए आपका पूरे लाइफ का मतलब जब से आपकी जॉब लगी उस दिन से लेकर के जब आप रिटायर हो रहे हैं उस दिन तक आपके एनपीएस अकाउंट में सपोज करो 1 करोड़ रुपए जो है आपका जमा हुआ, ठीक है। 1 करोड़ रुपए सपोज करो आपके एनपीएस खाते में जमा हुआ। इसमें आप चाहते 60% पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, मैक्सिमम 60% पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। यानी 60 लाख का विड्रॉल किया और जो 40% पैसा आपका हुआ, ठीक है, वो आपका क्या होगा, उसकी पेंशन बनेगी। आप चाहें तो 100% की पेंशन बनवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 60% तक ही विड्रॉल कर सकते हैं। तो सपोज करो 1 करोड़ आपका फंड बना था रिटायरमेंट के टाइम तक, 1 करोड़ में से आपने 60 लाख जो है वो विड्रॉल कर लिया, ठीक है। जब 60 लाख विड्रॉल कर लिया तो क्या होगा, इस 60 लाख में आपको जो है इनकम टैक्स के अनुसार आपको जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा। यानी टैक्स स्लैब के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। और मोस्टली जब इतना पैसा होता है तो आपको 30% टैक्स ब्रैकेट में आप आ जाते हैं। आज के हिसाब से भविष्य में टैक्स ब्रैकेट बढ़ भी सकता है, तो आपको ज़्यादा पैसा फिर पे करना पड़ेगा, यानी टैक्स भी लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आपको अभी तो आप सैलरी से कट रहा है, बाद में जब मिलेगा तो उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे लिखा कि देखिए अगला 11वां नंबर कि ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ फंड से किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जीपीएफ फंड पूरा आपको मिल जाता है। एनपीएस में क्या है, रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी जो आपका पैसा कटेगा उसका 40% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी पेंशन बनवानी पड़ेगी एक तरीके से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मान लो 1 करोड़ आपका खाते में जमा हुआ एनपीएस खाते में, उसमें 60 लाख आपने विड्रॉल के लिए 60% और जो 40% बना, ठीक है, तो वो पैसा आपको शेयर बाज़ार में जो प्लान है इनके यूटीआई और एलआईसी और एसबीआई, ये 3 कंपनी हैं या कहें बैंक हैं, कुछ भी समझ लीजिए इनको, यहाँ आपको पैसा जमा करके फिर यहाँ से पेंशन लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक तरीके से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 40% पैसा होगा वो चीज़। आगे लिखे कि ओपीएस में 40% पेंशन कंप्यूटेशन का प्रावधान है, एनपीएस में पेंशन कंप्यूटेशन का प्रावधान नहीं है। अगला पॉइंट 13वां देखिए कि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद जो होता है मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर ये मेजर जो 13 डिफरेंस बताए गए हैं, ठीक है। और तो आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आया होगा कि ओपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंस है। देखा जाए तो जो एनपीएस है पूरी तरीके से
ये कर्मचारियों के हित में नहीं है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। बात ये है कि 2005 में जब ये 2004 कहें 2005 कहें जब एनपीएस लागू कर रही थी गवर्नमेंट, तो सरकार ने इस तरीके से कर्मचारियों को समझाया, बहलाया, फुसलाया कि एनपीएस में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा आपको होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम घाटे में रहेगी और एनपीएस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इस तरीके से समझाया गया। तो कर्मचारियों ने उसका उस टाइम विरोध नहीं किया। लेकिन जब आज 15 साल बाद रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, जब उनको एनपीएस पेंशन मिल रही है, तब कर्मचारियों को लग रहा है कि यार ये तो बहुत घाटे वाली चीज़ है, इसीलिए इसका काफ़ी समय से विरोध हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ आप उदाहरण देख सकते हैं। लिखा है तामुर पढ़ाने में गुजारी, बुढ़ापे में सम्मानजनक पेंशन को भी तरसे। ठीक है, यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए और भी बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए एक कर्मचारी हैं जिनका लिखा है कि अंतिम वेतन देखें तो 75,000 रुपये प्रतिमाह था, लेकिन उनको पेंशन कितनी मिल रही है? 764 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एनपीएस में मात्र 764 रुपये पेंशन मिल रही है। 764 रुपये क्या होते हैं? आजकल रिचार्ज भी नहीं आता 764 का। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा उदाहरण देखिए। यहाँ पर एक कर्मचारी थे जिनका लिखा है सेवानिवृत्ति के रिटायरमेंट के टाइम इनका वेतन 80,000 रुपये था। इनको 869 रुपये की एनपीएस पेंशन मिल रही है, 869 रुपये प्रतिमाह मिल रही है। क्या होगा अगर यही पुरानी पेंशन में होता तो 40,000 रुपये उनको पुरानी पेंशन मिलती। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है कि इनका अंतिम वेतन 45,000 था। ठीक है, और इनको पेंशन ही नहीं मिल रही है, इनकी पेंशन ही नहीं मिल रही है। अब आप ये देखिए, तो क्या एक कर्मचारी जो है वो आजीवन अपना पूरा गुजार देता है सर्विस में, और रिटायरमेंट के टाइम जब उनको पेंशन नहीं मिलेगी तो आगे की ज़िंदगी कैसे उनकी व्यतीत होगी। यहाँ आजकल एक नेता, कोई भी नेता हो, कोई पॉलिटिशियन अगर एक बार विधायक सांसद बन जाता है तो 5 साल में उसकी पेंशन जो होती है फिक्स हो जाती है। लेकिन कर्मचारी पूरी अपनी उम्र गुजार दे रहा है, उसके बाद भी पेंशन उसको सम्मानजनक नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी पेंशन किस काम की जिसमें कर्मचारी पूरी ज़िंदगी गुजार दे और पेंशन के रूप में 1,000 रुपये 700 रुपये मिले? तो क्या मतलब इस पेंशन का? ये एक मेरे पास पीडीएफ फाइल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 तस्वीरें सामने। 27 जून 2022 का समाचार पत्र हिंदुस्तान। 39,000 रुपये थी तनख्वाह, पेंशन मिल रही 1,100 रुपये। ठीक है, नई पेंशन में। दूसरा देखिए यहाँ पर 52,000 रुपये वेतन और पेंशन कितनी मिल रही है? 1,990 रुपये, 2,000 रुपये अभी पेंशन नहीं मिल रही है। यहाँ पर देखिए वेतन था 1,18,000 रुपये और पेंशन मिल रही है 4,044 रुपये। सब एनपीएस की कहानी है, सारी एनपीएस की यहाँ पर पेपर कटिंग है। यहाँ पर देखिए 16 साल नौकरी और 1,296 रुपये पेंशन मिल रही है न्यू पेंशन स्कीम में। ठीक है, ये अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग है। यहाँ पर देखिए 13 साल नौकरी, वेतन 80,000 और पेंशन शून्य। एक कानपुर की घटना है, कानपुर में पढ़ना चाहें तो अगर इसको सारी न्यूज़ को पढ़ना चाहें तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। इनको हमारे टेलीग्राम पे आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से देखिए 70,000 था वेतन, अब 2,000 रुपये मिलेगा पेंशन। इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पर पेपर कटिंग मेरे पास है। इनको अगर आप देखेंगे तो खुद आप कहेंगे कि ये ऐसा है, इतना पेंशन मिल रहा है। तो आप लोग ही डिसाइड कर दें कि आपके लिए कौन सी पेंशन अच्छी है, नई पेंशन अच्छी है या पुरानी पेंशन अच्छी है। अभी हाल ही में ये मामला जो है हाई कोर्ट में भी गया था। हाई कोर्ट ने 25 फरवरी तक इस पर सुझाव मांगा है, जवाब मांगा है। देखिए लिखा है विधायकों को पेंशन तो कर्मचारी को क्यों नहीं। कोई विधायक कर्मचारी 5 साल के लिए बन जाता है तो उसको पेंशन, उसको पुरानी पेंशन मिलने लगती है, और वहीं पर कर्मचारी आजीवन व्यतीत करने के बाद भी जो पुरानी पेंशन उसको नहीं दी जा रही, नई पेंशन बोली जा रही है। और यहाँ तक कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने बताया कि नई पेंशन ज़्यादा अच्छी, पुरानी पेंशन नहीं अच्छी है। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर नई पेंशन ज़्यादा अच्छी है तो जो विधायक सांसद हैं वो भी पुरानी पेंशन लेना, वो क्यों नई पेंशन ले रहे हैं? उनको भी नई पेंशन ज़्यादा अच्छी है अगर, तो नई पेंशन लेनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए पुरानी पेंशन। यानी खुद माल खा रहे हैं और शिक्षकों कर्मचारियों को आजीवन व्यतीत करने के बाद भी इस तरीके से यहाँ पर अगर बुढ़ापा कैसे गुजरेगा इनका। तो जो भी कर्मचारी हैं उनको इस बात पर सोचना चाहिए। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। बहुत से लोग कहते हैं आप पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये जो मुद्दा है ये पार्टी का किसी का नहीं है, ये कर्मचारी का खुद का मुद्दा, अपना मुद्दा है। आप आज नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने बुढ़ापे के बारे में सोचना कि जब आप रिटायर होंगे उस समय आपको क्या मिलेगा, कैसे आपकी लाइफ कटेगी। और जो अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, अगर भविष्य में आपको भी नौकरी मिलती है तो आपके साथ भी यही होगा, क्योंकि आप
अगर ये चीज़ें लागू रहीं तो भविष्य में क्या होगा, फिर आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, आपके बच्चे, आपके जो अगली पीढ़ी है वो नौकरी करेगी तो उनको भी इसी जूझ से गुजरना पड़ेगा। जो आज हालत कर्मचारियों की, आने वाले टाइम पर उनकी भी हालत यही होने वाली है। तो इस वजह से आज मौका है, आप लोग इस पर सोच विचार लीजिए। और कौन सी पार्टी इस समय वादा कर रही है पेंशन का, ठीक है, अगर आपको पेंशन चाहिए तो उसको सपोर्ट करिए, नहीं पेंशन चाहिए तो कोई मत सपोर्ट करिए, ठीक है। लेकिन जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए, आज के बारे में, भविष्य के बारे में, उसके हिसाब से अपना सरकार बनाने में योगदान करना चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, जो डिफरेंस है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।